नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 17वां अध्याय, मैच का दिन। मुख्य बड़ी सड़क से बाईं तरफ निकलती एक पतली सी सड़क पर फलों से लदे छायादार पेड़ देखकर स्वामीनाथन उसी पर मुड़ गया। हरे भरे पेड़ पौधों के इन झुंडों में तरह तरह के छोटे बड़े फल लटक रहे थे। वो इस पर मील भर चला, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। सारी सड़क वीरान थी और कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो सोचने लगा कि मुख्य सड़क पर वापस आ जाए, जिस पर कुछ जिंदगी तो थी और चल फिर भी हो रही थी। भले ही कभी कभी ही कोई निकलता था। धीरे धीरे आगे बढ़ती बैलगाड़ी, एक आध मोटर कार जिस पर ऊपर और पीछे बक्से और बिस्तर लदे होते थे और जो आनन फानन में धूल उड़ाती सामने से निकल जाती, या 4-6 किसानों के सड़क के किनारों पर धीरे धीरे गुजरते दल। और बगल की यह हरी भरी सड़क तो अपनी निस्तब्धता से उसे भयभीत किए दे रही थी। ये भी कि वो घर छोड़कर कई घंटों से चल रहा था और अब चाहने लगा था कि किसी तरह वापस हो जाए। अब उसे घर की बहुत याद आ रही थी। रसोइया कितनी स्वादिष्ट चीजें बनाता था और माँ किस कदर घी और दही खुद परोस कर खाना खिलाती थी। वो किस तरह खाने के लिए केले के बड़े पत्ते के सामने बैठता। माँ बगल की अलमारी खोलकर दही का बर्तन निकालती, फिर वो सफेद सफेद मुलायम दही धीरे धीरे पत्ते में रखे चावलों पर गिरता और चारों तरफ उन्हें ढक लेता। ये सोचते ही उसे बड़ी जोर की भूख लगने लगी। चलते चलते उसकी जांघें भारी हो उठी थीं और कमर में दर्द होने लगा था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूरज की किरणें तिरछी होकर पश्चिम की दिशा में पड़ने लगी थीं और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस लौटने लगे थे। जब उसकी भूख असह्य हो उठी, उसने पेड़ों से तोड़कर फल खाए और पास के साफ सुथरे तालाब से पानी पिया। कुछ देर उसने आराम किया और घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। अब उसे घर ही सबसे महत्वपूर्ण लग रहा था और बाकी सब बेकार। बोर्ड स्कूल में हुई घटना भी उसे अब अर्थहीन लगने लगी थी। वो सोचने लगा था कि उसने क्यों उस बात को इतनी गंभीरता से लिया और ये सब परेशानियां मोल ले लीं। कैसा बेवकूफ था वो। जब हेडमास्टर ने बेंत उठाया तब उसे चाहिए था कि हाथ आगे बढ़ा देता। अगर ये भी न करता तो घर वापस लौट जाता और जो भी हुआ था सब पिताजी को बता देता। पिताजी उसे डांटते जरूर, लेकिन अगर ज्यादती करते तो दादी और मां निश्चय ही उसके पक्ष में आ खड़ी होती। ये सब डांट फटकार भी अंत में उपयोगी ही साबित होती, क्योंकि किसी भी मुश्किल का उपाय करने में पिताजी पर विश्वास किया जा सकता है। सब लोग उनसे डरते हैं और सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस बाकी थी। इसे छोड़ना भी सही नहीं था। अब अगर मैच हार गए तो पता नहीं राजम क्या कर बैठे। स्वामीनाथन मुख्य सड़क की दिशा में चल रहा था। वो सोचता था कि वो जल्द ही उस पर पहुंच जाएगा और फिर उसी पर सीधे चलते रहकर मार्केट रोड जा पहुंचेगा। फिर वहां से तो वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी घर जा सकता है। इतनी देर से घर पहुंचने पर माँ बाप नाराज तो होंगे ही, लेकिन वो कह देगा कि रास्ता भूल गया था। ये बहाना शायद ठीक ना हो। अगर वो ये कहे कि पठान उसे भगा ले गए थे और बड़ी मुश्किलों से उनसे छूट कर आया है। अचानक उसे लगा कि वो काफी देर से चल रहा है। मुख्य सड़क तो अब तक आ जानी चाहिए थी। इधर उधर नजर डालने पर उसने पाया कि वो अभी भी पेड़ पौधों से लदी संकरी सड़क पर ही चला जा रहा था। अब ये सड़क पहले से ज्यादा लंबी लग रही थी। सच्चाई ये थी कि वो अजाने में सीधे जाने की जगह एक हल्के मोड़ से, जो आगे जाकर मेम्पी फॉरेस्ट रोड से मिल जाती थी, एक और दिशा में चल पड़ा था। काफी आगे जाने के बाद ये सड़क कई छोटी छोटी पगडंडियों में बढ़ जाती थी और यहां से मम्पी का घना जंगल शुरू हो जाता था। अगर वो इस धोखेबाज मोड़ को छोड़ देता तो न जाने कब मुख्य सड़क पर पहुंच जाता। रात गहराने लगी थी और उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। ये सोचकर कि वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच सका है, उसका गला सूखने लगा। पेड़ घने घने थे और सड़क काफी संकरी थी। इसके खिलाफ मुख्य सड़क बहुत चौड़ी थी और उस पर पेड़ों की टहनियां भी नहीं दिखाई देती थी। लेकिन यहां आसमान दिखाई नहीं देता था और सितारे भी वहीं दिखाई देते थे जहां पेड़ों के बीच कुछ खाली जगह होती थी। वो बहुत थक चुका था, फिर भी तेजी से चलता रहा। थोड़ी दूर तक वो दौड़ा भी। जमीन पर बिछे पत्तों पर उसके पैर पड़ते तो सरसराहट की आवाज होती थी। ये आवाज सुनकर पेड़ों में छिपी चिड़ियां घोंसलों से निकलकर फड़फड़ाने लगती। यहाँ के गहरे अंधेरे और शांति में ये आवाजें डरावनी हो उठती। स्वामीनाथन सचमुच बहुत डर गया था और चुपचाप खड़ा हो गया। वो मुख्य सड़क पर कैसे पहुंचे जिससे घर के मार्ग पर जा सके। रात के 12 भी बज जाएं, लेकिन उसे मुख्य मार्ग पर पहुंचना ही होगा। उसका चौड़ापन और खुलापन मन में भरोसा पैदा करता था।
लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर तक एक दूसरे पर गिरते गुंथे गुंथे से छोटे बड़े पेड़ पौधे सड़क को अंधेरी लंबी गुफा की शक्ल दे रहे थे, जिस पर जैसे कोई भूत प्रेत सवार था। चिड़ियों की आवाजें थम गईं। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। वो धीरे धीरे चल रहा था, जिससे पत्तों की आवाज न हो और चिड़ियां फिर से चींची करने लगें। हालांकि उसकी इच्छा भागने की हो रही थी, जितनी तेजी से भाग सके भागे और मुख्य सड़क से होता हुआ घर पहुंच जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ने या तेजी से भागकर रास्ता तय करने, इन दोनों बातों के मानसिक संघर्ष में उसके बदन की नसें जोर जोर से फड़कने लगीं। उसे लगता था कि वो बहुत तेज तूफान में रस्सी के ऊपर चल रहा है। उसके कान भी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गए थे। उसके पैरों की जो आवाजें होती, हर आवाज का एक दूसरे से जो फर्क होता, उसको भी वो आसानी से पकड़ लेता। जमीन पर उसके पैर बहुत हल्के पड़ते, तो भी नीचे पड़ी पत्तियों या टहनियों के अनुसार कभी मामूली और कभी उससे जरा ज्यादा खट या सरसर होती थी। और पत्तियां सूखी होती तो कुछ और तरह की आवाज होती। कहीं कहीं साफ जमीन के टुकड़े होते तो वहां थड की आवाज आती, या चिट चैट या पिट पैट की आवाजें निकलती। हर आवाज स्वामीनाथन के कानों में घुसती चली जा रही थी। काफी देर तक वो इन आवाजों के अलावा और किसी बात के प्रति सचेत नहीं था। उसके पैर पिश पिश पैट की ध्वनियां करते आगे बढ़ते जाते थे, और ये सब लगातार उसके दिमाग में एक दूसरे के ऊपर जमती चली जा रही थी। लगता था कोई फुसफुसा कर कुछ कह रहा है और उसे किसी भयंकर घटना की ओर लिए जा रहा है। उसे इस संभावना में कोई संदेह नहीं रहा, जैसे किसी की आवाज उसे पुकार रही थी, स्वामी स्वामी स्वामी, और फिर किसी बलिदान की ओर संकेत करती थी। कोई दैत्य था जो उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था और एक ही बात उसके कानों में बार बार कहता चला आ रहा था। वो रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। एक बड़ा सा राक्षस बैठा था। उसके लंबे काले पैर सामने फैले थे और हाथ सिर के ऊपर बंधे थे। वो थोड़ा सा हिला। वो डर के कारण उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था कि कहीं राक्षस उस पर हमला ना कर दे। वो जमीन पर बुत बना खड़ा था और सामने देखे जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाकर देखा, इसने फुसफुसाना बंद क्यों कर दिया? वो घूरे जा रहा था। इस तरह 5 मिनट गुजर गए। फिर जब डर का पहला दौर खत्म हुआ, उसने पाया कि राक्षस पेड़ों के बड़े बड़े तनों और उनके ऊपर फैली टहनियों और पत्तियों का बना है। वो फिर आगे चलने लगा। वो मुख्य सड़क से कुछ ही गज की दूरी तक पहुंच गया था और इससे आगे वो गाता हुआ चलेगा। उसने अपने से पूछा कि मुख्य सड़क पर पहुंचकर वो थोड़ी देर आराम करेगा या बिना रुके चलता ही चला जाएगा। उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। उसने तय किया कि मुख्य सड़क पर पहुंचकर वो कुछ देर आराम करेगा। अब डर की कोई बात नहीं थी। मुख्य सड़क रात को 12 बजे भी सुरक्षित थी। अगर उसने कुछ देर आराम कर लिया तो फिर वो दौड़ लगाकर भी घर पहुंच सकेगा। वो एक खुली जगह पर आ पहुंचा। ऊपर चमकते सितारे दिखाई दे रहे थे। सामने सड़क जरा सी मुड़ गई थी। कहीं अंधेरा नहीं था और न पेड़ पौधों के झुंड थे। ये जानकर उसने चैन की सांस ली कि वो मुख्य सड़क पर पहुंच गया है। ये बिल्कुल मुख्य सड़क जैसी ही दिखाई देती थी। ऊपर साफ दिखते चमकते सितारों ने उसमें नई जान भर दी थी। उन लाखों सितारों को देखते हुए उसका मन हुआ कि वो कुछ गाने लगे। वो सुकून से भर उठा। संकरी खतरनाक पेड़ पौधों से भरी सड़क पीछे छूट गई थी। ये ज्ञान होते ही उसकी शक्ति वापस लौट आई। उसने तय किया कि आराम करके वो समय बर्बाद नहीं करेगा। उसमें आगे चलने की ताकत महसूस होने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ बेचैनी सी हुई। उसे स्पष्ट याद आया कि दूसरी सड़क मुख्य सड़क की दाईं तरफ से शुरू होती थी, लेकिन यहां तो ये सीधी सामने चली जा रही थी। पहले तो वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये दूसरी सड़क ही आगे जा रही है, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। जो हो, मुख्य सड़क तो दाएं कोण पर ही मिलनी चाहिए, और यदि वो यहां से दाईं तरफ मुड़ जाए तो घर जरूर पहुंच जाएगा। उसने दाईं और बाईं दोनों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई सड़क नहीं दिखाई दी। उसने सोचा कि रात होने की वजह से वो शायद मुख्य सड़क को नहीं देख पा रहा है। सड़क कहीं जरूर होनी चाहिए। वो दाईं तरफ मुड़ा। 1-2 कदम आगे बढ़ाए कि घुटनों तक गहरे गड्ढे में जा पड़ा। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। लंबी ऊंची घास उसके गालों को छू रही थी और कई जगह घास फूस से बिल्कुल ही दब गया। यहां से वो घूमा और सड़क पर जा खड़ा हुआ। अब उसकी समझ में आया कि क्या हुआ। वो काफी दूर एक और सड़क पर जा पहुंचा था और चारों तरफ अंधेरा था। अभी तक तो उसे ये आशा थी कि वो मुख्य सड़क की ओर ही जा रहा है, इसलिए वो चलता चला जा रहा था। लेकिन अब ये भ्रम दूर हो गया तो भय से वो बेहोश होने लगा। जब उसे ये ज्ञान हो गया कि मुख्य सड़क यहां से बहुत बहुत दूर है, उसके पैरों ने एकदम जवाब दे दिया। फिर भी वो ये जानते हुए भी कि ये चलना निरर्थक है, वो कदम बढ़ाता रहा।
वो आधे बेहोश आदमी की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। रात का ये अजीब माहौल, जब एक पत्ते की आवाज भी बड़ी दूर तक गूंजती थी, उसे लीलता जा रहा था। यहां मनुष्यता खत्म हो गई लगती थी। वो जैसे खतरों से भरी किसी अप्राकृतिक अमानवीय दुनिया में चला जा रहा था। ये भावना उत्पन्न होते ही वो खाली बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो पिता, माँ, दादी, राजम और मणि के नाम ले लेकर चिल्लाने लगा। उसकी तीखी दर्दनाक आवाजें दूर दूर खड़े भुतहा आकारों में, जो पेड़ या शैतान या नरक के दरवाजे कुछ भी हो सकते थे, उनमें जाकर डूब जाती थीं। फिर वो जिन जिन देवताओं को जानता था उनके नाम ले लेकर प्रार्थना करने लगा कि यहां से किसी भी तरह बाहर निकालें। उसने वादा किया कि वो सबको भेंट चढ़ाएगा। हर शनिवार को हाथी के मुख वाले गणेश जी पर 2 नारियल चढ़ाएगा और धूल में लोट लोट कर भगवान तिरुपति के मंदिर पहुंचकर उनकी आरती करेगा। फिर कुछ देर रुककर उसने इंतजार किया कि देवता उसे रास्ता दिखाने के लिए आते हैं या नहीं। उसके दिमाग में तरह तरह के अजीबोगरीब ख्याल भाग दौड़ करने लगे। उसे पीछे किसी भारी पैरों की आवाज सुनाई दी। घूम कर देखा तो एक हाथी उसकी तरफ चला आ रहा था। उसके बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे। वो चीखता हुआ दौड़ता चला आ रहा था। रास्ते में रुककर उसने अपनी शक्तिशाली सूंड से एक पेड़ को उखाड़ लिया और घुमाकर सामने फेंक दिया। उसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो दांत नीचे किए सिर उठाए हमला करने को बिल्कुल तैयार था। ये देखकर स्वामी एक तरफ झुककर लुढ़क गया और हमले से बच गया। वो देर तक जमीन पर पड़ा हांफता रहा। उसके कपड़े पसीने से तर हो गए थे। फिर उसे किसी और जानवर के पैरों की और गरजने की आवाज सुनाई दी और उसके ये देख पाने से पहले कि कौन है, जानवर ने पीछे से गर्दन में दांत गड़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की और मुंह पर गर्म गर्म सांसें छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन उसने तेजी से अलग होकर अपने को छुड़ा लिया और गर्दन नीचे करके जमीन पर चित्त लेट गया। इस तरह उसने इस काले पीले चीते से अपने को बचा लिया। फिर उसने देखा कि एक तेंदुआ, एक शेर, एक व्हेल मछली और बहुत से हाथी झुंड बनाकर उस पर हमला कर रहे हैं और सबने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। और उसके पैरों पर यह चिपचिपाती चीज क्या लिपटती चली जा रही है। और वो ये देखकर कांपने लगा कि एक भयंकर कोबरा फन उठाए सामने खड़ा है। एक और बड़ा सा कीड़ा उसकी ओर लपकता चला आ रहा था। दोनों के बीच वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने जोर की एक चीख मारी और किसी तरह खड़े होकर तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता भाग रहा था और कोबरा भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। बचने का कोई उपाय नहीं था और उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर दुगनी तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसने विकेट छू लिया था और वापस लौट रहा था। 2 रन। वो बैट पकड़े खड़ा हो गया। यंग मैन्स यूनियन के कैप्टन ने बॉलिंग की और उसने छक्का दे मारा। सब खुशी के मारे उछलने लगे। राजम तो इतना खुश हुआ कि फील्ड के चक्कर लगाने लगा और दीवार को 3 बार छलांगे लगाकर पार किया। अब दूसरी बॉल फेंकी गई तो स्वामीनाथन ने उसे बैट से ना रोककर सिर से रोक लिया। बॉल लौटकर बॉलर की तरफ चली। ये तो बोर्ड हाई स्कूल का हेडमास्टर था, लेकिन स्वामीनाथन ने दौड़कर इसे बीच में ही पकड़ लिया और हाथ ऊपर उठाकर इतनी तेजी से कैप्टन की तरफ फेंका कि वो क्षण भर में उसके सिर पर जा लगी और उसे चकनाचूर करके रख दिया। एमसीसी मैच जीत गया था, जिसके बाद उसके खिलाड़ियों ने बल्ले और पत्थर मार मार कर यूनियन वालों को मैदान से बाहर खदेड़ दिया। और ये देखकर स्वामीनाथन इतनी जोर जोर से हंसा कि वो खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शनिवार को सवेरे रंगा अपनी बैलगाड़ी लिए मेम्पी फॉरेस्ट से 5 मील इस तरफ अपने गांव वापस आ रहा था। रात को 2 बजे वो मालगुडी से चला था, जिससे दोपहर 12 बजे तक गांव पहुंच सके। वो मेम्पी फॉरेस्ट रोड का लंबा रास्ता तय कर चुका था और बैलों की रस्सी गाड़ी से बांधकर थोड़ी देर आराम करने को उसी में लेट गया था। बैलों के धीरे धीरे चलने और घंटी की मधुर आवाज सुनकर उसे एकदम नींद आ गई। अचानक बैल एक झटका देकर रुके। रंगा जाग उठा और बैलों को तेजी से चलाने के लिए जो आवाजें दी जाती हैं और उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं, ये सब कहकर उन्हें चलाने की कोशिश करने लगा। उसने रस्सी भी जोर से खींची, लेकिन बैल वहीं खड़े रहे। वे टस से मस नहीं हुए। रंगा गुस्से से नीचे उतरा कि बैलों की खिंचाई कर सके, लेकिन सामने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखकर एकदम रुक गया। वो जोर से बोला, अरे महाआलसी, उठो और रास्ता छोड़ो। सोने के लिए यही जगह मिली है? सुनाई नहीं देती मेरी आवाज? लेकिन अपनी बात का कोई असर न होते देखकर आगे बढ़ा कि धक्के मारकर उसे सामने से हटा दे। अरे ये तो बच्चा है, यहां क्यों सो रहा है? ये कहकर नीचे झुककर उसे देखने लगा तो बोल उठा, शिव 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 शिव, ये तो मर गया लगता है। उसके पैर और हाथ और शरीर के खुले हुए भाग सवेरे की ओस से गीले हो रहे थे। उसने बच्चे की कमीज फाड़ दी और भीतर हाथ डालकर बदन को छुआ तो वो अभी गर्म था।
वो इस स्थिति के बारे में सोचने लगा। कपड़ों से अच्छे घर का लग रहा ये शहर का बच्चा यहां इतनी दूर ऐसे क्यों पड़ा है, जैसे मर गया हो। यहां ये कैसे पहुंचा? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन में आने जाने लगे। राक्षसों के बारे में कहा जाता है कि वे लोगों को उठाकर ले जाते हैं और कहीं दूर छोड़ देते हैं। ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर उसने ये सोचकर इस समस्या पर सोचना बंद कर दिया कि पढ़े लिखे लोग तो ऐसी समस्याएं सुलझा सकते हैं। इसलिए उसने जंगल से 5 पत्थर पहले ट्रेवलर्स बंगले में रहने वाले सरकारी अफसर पर यह मामला छोड़ देने का फैसला किया। अब रंगा का काम यही था कि लड़के को अफसर के पास तक पहुंचा दे। उसने सावधानी से उसे उठाया और गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। इसके बाद वो अपनी सीट पर जा बैठा, रस्सी हाथों में पकड़ी, पैर उठाकर बैलों के पेट में ठोका और रस्सी में ढील देकर उन्हें तेजी से चल पड़ने का मशवरा दिया और यह भी साफ कर दिया कि इस वक्त अगर उन्होंने ढील दिखाई तो वो गर्म लोहे की सलाख उनके पेट में घुसेड़ देगा। बैलों ने इस मशवरे को सही मानकर अपने को तैयार किया और ऐसी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया जो विशेष अवसरों के लिए सुरक्षित रखी जाती है। स्वामीनाथन ने आंखें खोलकर सामने देखा। वो अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। पहले तो उसे यही लगा कि जहां वो हमेशा होता है, यानी घर पर, वहीं इस वक्त भी है। फिर धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा और पिछली बातें एक दूसरे पर गड्ढमड्ढ होकर याद आने लगी। उसने आंखें झपकाई और बाहें उठाकर चारों तरफ महसूस करने की कोशिश की। कमरे में रखी चीजों को गौर से देखा। दिमाग को चेतन रखना मुश्किल हो रहा था। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर को देखकर, या वो कैलेंडर था, उसने ये समझने की कोशिश की कि क्या ये वही चीज है जो घर पर उसके अपने कमरे में टंगी रहती है। वो इसका एक एक हिस्सा देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका दिमाग थक गया और उसके विचार फिर गड़बड़ाने लगे। दीवार पर क्या सचमुच कुछ टंगा है? वो मुश्किल से कुछ समझ पाने की कोशिश कर रहा था कि उसे लगा सामने कुर्सी पर कोई बैठा है। उसे जगता देखकर वो शक्ल आगे बढ़ी और कहने लगी, ठीक है बेटा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ये शब्द उन कानों में पड़े जो अभी जीवन के प्रति सचेत नहीं हुए थे। स्वामीनाथन को लगा कि उसके पिता ही उसके सामने बैठे हैं। उसे ताज्जुब हुआ कि इस तरह वो उसके पास क्यों बैठे हैं। पिताजी, वो जोर से बोला। पिताजी अभी तुमसे मिलेंगे, फिक्र मत करो। ये कहकर उस आदमी ने उससे कुछ सवाल किए जो ऐसी स्थिति में किसी से भी किए जा सकते हैं। इनका जवाब देने में स्वामीनाथन ने बहुत देर लगाई और जो भी जवाब दिए वो इतने उखड़े पुखड़े और अर्थहीन थे कि कुछ भी समझ पाना संभव नहीं था। लेकिन ये आदमी गुस्सा होने के बजाय उनका मजा ही लेता रहा और अंत में सवाल पूछना ही बंद कर दिया। स्वामीनाथन ने पिछले दिनों जो समस्याएं झेली थी उनके कारण वो बहुत कमजोर हो गया था। ये आदमी कौन है? ये पिताजी हैं क्या? नहीं है तो यहां मेरे पास क्यों बैठे हैं? और अगर हैं तो भी यहां इस तरह क्या कर रहे हैं? कौन है ये और क्या कर रहे हैं? और जोर से क्यों नहीं बोलते? इसके बाद पिता या न पिता वाला आदमी कमरे से बाहर चला गया। ये था जिला फॉरेस्ट ऑफिसर MP.S. नायर, जो इस वक्त मेम्पी फॉरेस्ट का दौरा कर रहा था। दिन भर वो जंगल में घूमता रहा था और शाम को 7 बजे ही ट्रेवलर्स बंगले में वापस लौटा था कि उसे लड़के के बारे में खबर दी गई। अब तक उसने अपने भारी भरकम कपड़े भी नहीं उतारे थे। कई घंटे दवा दारू करने के बाद लड़के को होश में लाया गया, लेकिन अभी भी वो अपने बारे में कुछ बताने लायक नहीं हुआ था। अगर लड़के की बातों पर विश्वास किया जाता तो वो ऐसे किसी जगह का रहने वाला था जिसका न तो उच्चारण करना संभव था और न ये कि वो दुनिया के पर्दे पर कहां है। दूसरे दिन सवेरे मिस्टर नायर ने देखा कि लड़का उठ बैठा है और कुछ करने भी लगा है। वो बाहर एक पेड़ से कुछ दूरी पर खड़ा है। पैरों के पास बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो एक पत्थर उठाता है, पीछे हटकर पेड़ पर मारता है और उसे पेड़ से टकराते देखता है। ये काम वो बार बार करता जा रहा है। गुड मॉर्निंग यंग मैन, मिस्टर नायर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। अब कैसे हो तुम? मैं आपका कृतज्ञ हूं सर, आपने मुझे बड़ी परेशानी से बचा लिया है। तुम कुछ कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं सर। हमें यंग मैन्स यूनियन के साथ मैच खेलना है और बॉलिंग के लिए राजा मुझ पर निर्भर करता है। मैं टीम का टेट माना जाता हूं। मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं। मैंने गलती की कि मैच पास आ गया पर प्रैक्टिस नहीं की। आज क्या दिन है सर? क्यों जानना चाहते हो ये? बताइए ना सर, मैं जानना चाहता हूं कि मैच में कितने दिन बाकी हैं। आज इतवार है। क्या इतवार है आज? स्वामीनाथन एकदम उठ खड़ा हुआ। इतवार? इतवार? वो लाचारी से जमीन पर पड़े पत्थरों को देखने लगा। क्या बात है? इतवार को ही मैच है, स्वामीनाथन ने हकला कर कहा। अरे नहीं, इतवार नहीं है आज। आज शनिवार है। एक दिन है अभी मैच में। पहले तो आपने इतवार कहा था। गलत कह गया था मैं, जबान फिसल गई थी। सर,
आप मुझे कल तक मैदान में पहुंचा देंगे? हाँ हाँ, आज शाम को ही। लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और किसके बेटे हो? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 17वां अध्याय, मैच का दिन।